नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद, जो कि हमारा एनसीईआरटी मैथ का है सेकेंड चैप्टर, जिसको आज हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा वो क्या है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या कि आखिर ये चैप्टर है और जितने भी इसमें एक्सरसाइज दिया गया उनमें हम लोग को पढ़ना क्या है और किसके बारे में जानना है। इस सभी जानकारियों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद इससे अगले वाली वीडियो में हम लोग सारे के सारे इसके जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानना शुरू करते हैं एक एक करके कि ये किसको क्या कहते हो और किसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कैसे यूज होगा और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करके इसका आंसर को लाएंगे। तो चलिए एक एक करके सब हम लोग जानना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा वीडियो क्या है, इंट्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, पार्ट 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है, वो बहुपद है और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें बोर्ड एग्जाम में हम कितने प्रश्न से पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, इसमें लगभग 5 से 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ये जो हमारा दूसरा चैप्टर दिया गया उसमें से 5 से 6 हम लोगों को क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। और जो हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें हमको कितने आते हैं, 1 से 2 सवाल आते हैं। और इससे हमारा जो द्विघ उत्तरीय सवाल होता है वो 5 नंबर वाला वो नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, 5 से 6 आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें कितने आते हैं, 1 से 2 आता है। और लॉन्ग टाइप वाला हमारा इससे नहीं आता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग हमारा बहुत चैप्टर, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो आज का जो हमारा है वो क्लास 10th का अध्याय 2, यानी कि इसका जो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये बहुपद क्या होता है। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। तो आखिर हम लोग बहुपद किसको बोलते हैं, वैसा बीजीय व्यंजन जिसके केवल चर हो, जिनके केवल एक चर हो तथा चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। चर का घात एक पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 आगे कितना भी संख्या बढ़ता है उसका पावर क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो और उसमें केवल एक चर हो। हम लोग का एक चर जो दिया हो तो उसको हम लोग एक चर वाला बहुपद बोलते हैं। जैसे एक चर किसको बोलेंगे, जैसे x 3x + 2 3x, ये सब क्या है, इसमें क्या दिख रहा है, एक चर। तो ये क्या हो गया हमारा एक चर वाला बहुपद। और एक हमारा होता है x² + y² + 3, ये हमारा क्या हो गया, 2 चर। क्योंकि इसमें हमारा 2 चर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसमें सिर्फ पढ़ना है एक चर वाले बहुपद को। तो बहुपद में हम लोग को सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे आधारभूत अवधारणा, जो कि आखिर ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। वह राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे जितने भी हमारा अल्फाबेट होते हैं ABCD XY Z, जैसे x का मान हमारा कभी 3 आता है कभी 5 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान बदलते रहता है। तो XY Z जितने भी अचर मान हो गए, इसके मान हम लोग को, चर के मान जो होते हैं हमारा बदलते रहता है। उसके बाद एक होता है हमारा अचर। तो वैसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वैसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। जैसे 2 4 5 6 7, ये जितने भी नंबर है, चाहे वो 2 हो तो उसका मान हमेशा 2 ही रहेगा, ये कभी आप बदलेगा नहीं। लेकिन यदि x का मान अभी हमारा 2 आया तो कभी कभी हमारा x का मान हाई भी आ सकता है। तो इसका मान जो है बदलते रहता है और अचर का मान जो था वो बदलता नहीं है। तो चर और अचर इसमें हम लोग क्या होता जान गए। उसके बाद हम लोग को जानना है कि बहुपदों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, बहुपदों का क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है। तो बहुपद को 2 भागों में बांटा गया, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर क्या होता है, इसमें कितने पद है। जैसे एक पदी किसको बोलेंगे, जिसमें केवल एक पद हो। जैसे 3x², इसमें कितने पद है, एक पद है। 3x कितने पद है, एक पद है। 5x कितने पद है, एक पद है। तो उसको क्या बोलेंगे, एक पदी। और द्विपदी बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें 2 पद हो। जैसे 9x - 3 5x + 2 3x - 1, ये सब क्या है, 2 पद। क्योंकि इसमें 2 पद दिख रहा है, एक पहला पद और एक दूसरा पद। तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। और त्रिपदी बहुपद क्या होगा, जिसमें 3 पद हो। एक पद वाले बहुपद में एक पद होता है, उसके शून्यक भी एक होते। 2 पद वाले बहुपद में 2 घात होते हैं, उसके शून्यक भी 2 होते। त्रिघात वाले में 3 शून्य होते और 3 घात होते। उसके बाद हम लोग को क्या बोलते हैं,
घात के आधार पर, घात के आधार पर किस प्रकार बांटा गया है, जिसमें हम लोग का एक घात हो, कितने एक घात, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे 2x इसके पावर क्या है 1, तो क्या हो गया रैखिक बहुपद। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसमें कहते हैं, जिसमें अधिकतम घात हमारा कितना 2 हो। जैसे 5x², तो इसमें अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोले द्विघात बहुपद। और त्रिघात, जिसमें अधिकतम घात हमारा कितना 3 हो, अधिकतम घात हमारा कितना हो 3 हो, तो एक घात किसको बोलेंगे, अधिकतम घात 1। द्विघात किसको बोलेंगे, जिसमें अधिकतम घात 2 रहे। त्रिघात किसको बोलेंगे, इसमें अधिकतम घात 3 रहे। तो ये हो गया हमारा पद के आधार पर और घात के आधार पर, पद के आधार पर कितने पदी हैं और घात के आधार पर कितने घात हैं। तो हो गया हमारा ये, इसका 2 वर्गों में बांट दिया गया। उसके बाद इसके व्यापक रूप जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब किसी भी बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अलग अलग होता है, द्विघात का व्यापक रूप अलग होता है, त्रिघात का अलग होता है। जैसे रैखिक बहुपद का यदि हम लोग व्यापक रूप लिखें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये क्या होगा रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि उसमें घात कितना है हमारा 1, तो एक होगा अचर और एक होगा चर, और अचर के गुणांक में भी कुछ होगा, तो किसे हो गया हमारा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है ax प्लस में b, ये ax प्लस में b। और दूसरा क्या गया द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें कितना हो गया, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि जितने भी हमारा घात होगा उसमें सबसे बड़ा जो घात होगा, जिस घात के बारे में जानना है उतना होगा। जैसे द्विघात बहुपद के बारे में हमारा जानना है तो इसमें सबसे बड़ा जो घात होगा वो 2 ही होगा। त्रिघात में सबसे बड़ा घात जो होगा हमारा 3 होगा। तो ये है इसके व्यापक रूप, किसके बहुपदों के। कौन से बहुपद, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात, जहां तक आपको जाना है वहां तक आप जा सकते हैं। उसके बाद रैखिक बहुपद के जो क्या होता है, शून्य क्या होते हैं। रैखिक बहुपद जो शून्य होता है उसको हम लोग किससे, अल्फा से डिनोट करते हैं। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिसके अधिकतम घात 1 हो और इसमें कितने पद हो, 1 पद हो। तो जैसे हम लोग रैखिक बहुपद के जो शून्यक होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। आपको क्या याद रखना है कि रैखिक बहुपद के जो शून्यक है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा बराबर हमारा जो होता है, यानी रैखिक बहुपद का जो शून्यक बराबर होता है वो होता है हमारा माइनस का b बटा में a, माइनस का b बटा में a हमारा क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक जैसे मान सकते हैं क्या 5x प्लस का यदि हम लोग 3 लें तो ये क्या हो गया हमारा रैखिक बहुपद है। तो इसमें माइनस बी मानिए कि अचर पद क्या है 3, तो इसका क्या हो जाएगा -3 अब बटे में चर का गुणांक क्या है 5, तो ये जो होगा हमारा होगा चर का गुणांक। तो इसका जो हमारा होगा शून्यक रैखिक बहुपद का जो होगा 5x प्लस 3 का जो शून्यक होगा वो क्या होगा -3 बटे में 5। तो हम लोग समझ गए होंगे रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2x प्लस में 6, तो यदि हम लोग इसका क्या हमारा हो गया रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद को यदि हम लोग इसमें शून्य निकालेंगे तो क्या होगा -b बटा में, -b किसको बोलते हैं, अचर वाले को। -b हम लोग किसको बोलेंगे, अचर वाले पद को। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस में और चर वाले के गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं a, तो चर वाला का गुणांक क्या है 2, तो क्या हो जाएगा जो हम काटें तो हो जाएगा -3 बटा में 1, यानी कि -3। ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्य। तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद के शून्य। उसके बाद हमारा क्या होता है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एक घातीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का जो हमारा तो व्यापक रूप क्या होता है, तो इसमें क्या होता है परिभाषा क्या होता है, चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो रैखिक बहुपद में क्या होना चाहिए, चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। जैसे ax प्लस में 6, तो इसका जो अधिकतम घात है वो कितना 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और व्यापक रूप इसका जो होता है वो ax प्लस b के रूप में होता है। रेखीय बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसका व्यापक रूप क्या हुआ ax प्लस में b। उसके बाद इसके शून्यकों की अधिकतम जो संख्या होगी, किसी भी रैखिक बहुपद की शून्यकों की अधिकतम जो संख्या होगी वो 1 होगी। और इसके जो उदाहरण है अब यहाँ पर देख सकते हैं 5x प्लस में 3, क्योंकि इसके जो घात है वो 1 है, तो इसके क्या हो गया रेखिक बहुपद। इसके आप और शून्य लिख सकते हैं 4x प्लस 2, सिर्फ 5x या फिर 2x, मतलब घात हमारा 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद।
तो ये था हमारा रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं। उसके बाद द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे, जिसके अधिकतम घात 2 हो। वैसी बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 हो। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे व्यापक रूप इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। उसके पहले हम लोग क्या लिखा लगा देंगे, एक अचर, तो हमारा क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, ये द्विघात का व्यापक रूप। यहाँ देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस में c, तो ये क्या है, द्विघात का व्यापक रूप। और इसके जो हमारा उदाहरण है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी लिखे, उसके अधिकतम घात होना चाहिए 2। जैसे 5x प्लस 3, ये 2x² प्लस 5x प्लस 3 जो हो गया, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात मतलब क्या, अधिकतम घात 2 होना चाहिए और इसके अधिकतम शून्यक भी हो गए, वो 2 होगा। तो उसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। तुम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, इसके पावर को देख के कि आखिर ये इसका पावर कितना है। यदि घात हमारा 2 है तो हो गया हमारा द्विघात बहुपद। उसके बाद हमारा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों के सूत्र। आखिर द्विघात बहुपद के हमारा 2 जो शून्य निकलेगा उसको कुछ तो सूत्र होता होगा, तो उसके जो सूत्र हो क्या होंगे, शून्यकों का योग जो होगा वो होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। किसी भी बहुपद का जो शून्यक होगा अल्फा प्लस द्विघात का द्विघात बहुपद का शून्यक का जो योग होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए। और इनका जो गुणनफल होगा वो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा में ए। आपको इस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है, उसके बाद ये हम लोग अपने प्रश्नावली में इसको यूज करेंगे। तो क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल। उसके बाद हम लोग को क्या जानना है, त्रिघात बहुपद के बारे में जानना है। तो त्रिघात बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे, जिसके अधिकतम घात 3 हो और अधिकतम शून्यक भी 3 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप मतलब इसका पावर कितना है, सबसे ज्यादा 3, तो ये क्या हो गया, त्रिघात। और इसमें जो होता है शून्यकों की संख्या जो होती है हमारा 3 होती है। त्रिघात बहुपद में हमेशा शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 3 होगी। उसके बाद इसका जो उदाहरण है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3x² प्लस 2x² प्लस 5। इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 3, यानी कि इसका क्या होगा, घात, त्रिघात बहुपद। उसके बाद हम लोग को इसमें जानना है क्या, द्विघात बहुपद के जो होते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद का जो बनाने का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, बहुपद का जो शून्यक होता है उसका जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x² में माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इसके जगह पर हम लोग किसी भी शून्यक का यदि मान रखेंगे द्विघात वाले का, तो हमारा एक द्विघात बहुपद बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें शून्यकों का योग हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो गया हमारा क्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल से बना हमारा फॉर्मूला, जिससे हम लोग द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमारा सवाल में दिया रहता है कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग हमारा दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। उसके बाद बोलेगा क्या कि हम लोग को द्विघात बहुपद बना के दिखाइए, तो हम लोग को यही फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो ये था द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग जान गए थे त्रिघात किसको बोलते हैं, जिसके अधिकतम घात 3 हो और अधिकतम शून्यक भी हमारा 3 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। उसके बाद हमारा क्या है, जो त्रिघात क्या होता है उनके शून्यकों का जो सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का सूत्र कितना होता है, 3 होता है। क्या, एक योग का सूत्र होता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग का, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए, ये होगा क्या, शून्यकों का योग। और ये होता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग का मतलब क्या है, ए और बी का गुणनफल, फिर बी और सी का गुणनफल, और सी और ए का गुणनफल, यानी कि जिसको हम लोग ए को अल्फा बोलते हैं, बी को बीटा प्लस सी को गामा। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका जो सूत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो के शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है हमारा सी बटा में ए होता है। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात के शून्यकों का योग, और ये हो गया दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो ये क्या हो गया, माइनस बी बटा में, और ये क्या हो गया, माइनस सी बटा ए। और एक होता है गुणनफल। तो गुणनफल जो होता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग क्या फॉर्मूला होता है हमारा, माइनस में डी बटा में ए। ये सभी फार्मूले को आपको याद रखना है, ये हमारे सब के सब हमारे एक्सरसाइज में काम में आएंगे। उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, त्रिघात के शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमारा हो गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या जानेंगे, देखिए कि त्रिघात बहुपद बनाने का जो उसका सूत्र होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग, उसके बाद दो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला, उसके बाद उनके गुणनफलों का गुणनफलों वाला फॉर्मूला। तो जिससे हम लोग का क्या होगा,
ये हमारा त्रिघात के शून्य पता चल जाएंगे। इसमें हम लोग को दिया रहेगा कि ये इसका मान और इसका मान दिया रहेगा, तो हम लोग को बताना है कि आखिर ये त्रिघात बहुपद क्या है। उसके बाद हमारा चतुर्थ घात भी होता है, पंच घात भी होता है, लेकिन उन लोग को बारे में हम लोग को अभी उतना नहीं पढ़ना है, हम लोग को उस सबके एग्जाम में नहीं आता। हम लोग को जो आता है रेखीय, द्विघात, त्रिघात, बस इतना ही आता है, तो हम लोग को इसी के बारे में जानना था। उसके बाद हम लोग का आगे क्या है, बहुपद का घात। आखिर कोई बहुपद में हम लोग को घात पूछ रहा है तो घात क्या होगा, तो क्या बोले सबसे बड़ी जो घात होगी वही होगा। किसी भी बहुपद के चर में सबसे बड़ी घात, मैक्सिमम जो पावर को ही हम लोग बहुपद का घात बोलते हैं। यदि हम लोग को यहाँ पे दिया गया 5x² + 3x³ + 2, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा पावर है उसी को हम लोग बोलेंगे इसका घात, जो कि हमारा हो गया 3। सबसे बड़ा क्या है 3, तो सबसे बड़ा जो घात होता है वह त्रिघात बहुपद। इसमें 3 घात सबसे बड़ा है तो हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। यदि कोई केवल चर दिया गया है, जैसे 4, तो इसका जो घात होगा वो 0 होगा। जैसे कोई 5, तो उसका जो घात होगा वो 0 होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाले बहुपद। तो हम लोग को इतना ही जानना था इनके इंट्रोडक्शन में कि आखिर ये क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसको फास्टली रिवीजन करेंगे शुरू से। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या था, बहुपद। इसका आज का इंट्रोडक्शन था। इसमें हम लोग को एग्जाम में कितने सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है इससे 5 या फिर 6 आता है, और जो हमारा 2 नंबर वाले सवाल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, वो हमारा 1 से 2 आता है, और इससे हमारा जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आता है। क्यों, क्योंकि इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिससे कि 5 नंबर में आना ये संभव ही नहीं है। उसके बाद इसमें हम लोग को क्या जानना था, बहुपद के बारे में। तो बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं, इसका हम लोग डिफिनेशन देखे थे कि आखिर में बहुपद किसको बोलते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका केवल एक चर हो, और चर का जो घात हो एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। तो बहुपद का जो आधारभूत संरचना होता है वो 2 चीज से बना होता है, एक होता है चर और एक होता है अचर। तो क्या देखें, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से बांटा गया, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो यदि हमारा पद के आधार पर बांटा गया तो एक पद है तो एक पदीय बहुपद, 2 पद है तो द्विघात बहुपद, 2 पदीय बहुपद, और 3 है तो त्रिपदीय बहुपद। और घात के आधार पर बांटा गया तो यदि 1 घात है तो रैखिक बहुपद, 2 घात है द्विघात बहुपद, और 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। तो इसी प्रकार हम लोग का व्यापक जो रूप होता है वो रेखीय बहुपद का होता है ax + b, द्विघात बहुपद का होता है ax² + bx + c, त्रिघात का बहुपद होता है ax³ + bx² + cx + c d। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि जितना घात दिया गया वो उतने घात वाले बहुपद है। जैसे 5 पर पावर हमारा 5x पर पावर 4 दिया गया तो चतुर्थ घात वाला बहुपद हमारा दिया गया है। उसके बाद रैखिक बहुपद के बारे में हमने कुछ जाना कि उनके शून्यकों का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसका शून्यक हम लोग किसको मानते हैं, अल्फा को मानते हैं। क्यों, क्योंकि यदि रैखिक बहुपद है तो उसमें केवल एक शून्यक होगा जिसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। उसका जो शून्यक का फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b/a होता है। जैसे यदि कोई शून्यक दिया गया 3x तो उसका +6, तो उसका शून्य क्या हो जाएगा, -6/3। उसके बाद रैखिक बहुपद में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। इसके एक घात होते हैं, इसके अधिकतम एक शून्यक हो सकते हैं, ये सब हमने जाना। उसके बाद हम लोग क्या जाने, द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद जिसके अधिकतम 2 घात हो और इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से शून्यकों को दिखाते। रैखिक वाले को हम लोग अल्फा से दिखाते थे और द्विघात वाले को अल्फा और बीटा से दिखाते। उसके बाद द्विघात शून्यकों के सूत्र। तो हम लोगों को यदि शून्यकों का योग निकालना है तो शून्यकों का योग, जैसे अल्फा + बीटा हमारा तो शून्यक है, उनको योग निकालना है तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। और यदि हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो अल्फा × बीटा, अल्फा और बीटा वाला शून्यक है, उनके गुणनफल को यदि निकालेंगे तो c/a हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। द्विघात बहुपद यदि हम लोग को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया तो उससे यदि हम लोग उनका द्विघात बहुपद को निकालना चाहेंगे तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x² माइनस में अल्फा + बीटा x प्लस में अल्फा × बीटा। ये हमारा क्या हो गया, इसको निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे, जिसके अधिकतम 3 घात हो और उनके अधिकतम शून्यक जो होंगे 3 होंगे। उसके बाद त्रिघात शून्यकों के जो सूत्र होता है क्या आता है, अल्फा। त्रिघात है तो हम इसमें शून्यकों को मानेंगे अल्फा। 3 घात हम
त्रिघात है तो इनका अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा से। तो जो इनके शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बी माइनस का बी बटा में ए। और इसके दो शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। और इनके जो होते हैं द्विघात बहुपद के जो गुणनफल होते हैं उनके जो उसको जो बोलते हैं उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है शून्यकों के गुणनफलों का, वो क्या होता है माइनस का डी बटा में ए। तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। उसके बाद त्रिघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका सूत्र। उसके बाद बहुपदों का घात, बहुपद का यदि हम लोग को कोई घात पूछ रहा है तो किसी भी बहुपद में जो सबसे अधिकतम जो घात होता है वही हो जाएगा उस बहुपद का घात। जैसे इसमें हमारा अधिकतम घात कितना है, तो इसका जो घात हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को इसके 2.1 में जानना है कि ग्राफ के ऊपर कैसे काटता है। जैसे नियम ग्राफ एक्स एक्स पे जितनी बार काटता है शून्य की संख्या उतनी होता है। यदि हमारा कोई ग्राफ दिया गया और उसमें एक्स के शून्य पूछ रहे तो वो ग्राफ को जितनी बार काटेगा उसका शून्य उतना बार होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 बार काट रहा है तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको अब ये समाप्त करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन किसका, बहुपद के बारे में, जो हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था और इसके सारे एक्सरसाइज वाले जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग अपने अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिर से मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।